जब हम अरस्तू के मैटर और फॉर्म सिद्धांत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैटर जो है वह जड़ पदार्थ है और फॉर्म जो है वह चेतनता को अभिव्यक्त करता है। परंतु जब हम संभाव्यता और वास्तविकता के सिद्धांत को समझने की चेष्टा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैटर जो है वह सभी गुणों से रिक्त है, परंतु यह मैटर जो है वह शून्य नहीं है। चूँकि मैटर में कोई रंग, रूप, स्वाद, आकार आदि नहीं होता, इसलिए इसमें किसी भी रूप और आकार को आरोपित किया जा सकता है। जैसे समझने के लिए मिट्टी का लौंदा ले लें तो मिट्टी का लौंदा जो होता है वह बिल्कुल गुणविहीन नहीं होता, और अरस्तू के मैटर का यह शुद्ध उदाहरण हम समझ नहीं भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी वास्तविक जड़ पदार्थ को असली रूप में मैटर नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि मैटर अपने शुद्ध गुणविहीन रूप में वास्तविक नहीं कहा जा सकता। इसलिए मिट्टी का लौंदा एक निकटतम उदाहरण तो हम मान ही सकते हैं। चूँकि मिट्टी के लौंदे में किसी भी प्रकार का रूप और आकार नहीं है, इसलिए इस मिट्टी में अनेक वस्तुओं की संभावना हो सकती है। मिट्टी के लौंदे में खपड़ा, सुराही, कढ़ाई इत्यादि कुछ भी बनाया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी के लौंदे में इन सब को आकार देने की, वस्तु के रूप में इसको बनाने की संभाव्यता रहती है। इस उदाहरण के अनुसार मिट्टी का लौंदा मैटर कहलाया और सुराही, बर्तन का सांचा जो है वह आकार या फॉर्म कहलाएगा। सुराही, बर्तन, खपड़ा, सांचे में कसा हुआ मैटर है, इसलिए वास्तविक वस्तुओं को फॉर्म मंडित मैटर कहा जा सकता है। चूँकि फॉर्म रहित मैटर में किसी भी फॉर्म को ग्रहण करने की संभावना या क्षमता रहती है, इसलिए अरस्तू ने मैटर को संभाव्यता कहा है। फिर जब किसी एक निश्चित रूप में इस संभाव्यता को वास्तविक वस्तु का रूप फॉर्म के द्वारा सांचे में ढाल दिया जाता है, तब एक प्रकार की संभाव्यता साकार हो जाती है। इसलिए फॉर्म संभाव्यता को साकार करता है। इसलिए फॉर्म संभवन की व्याख्या करता है कि किस प्रकार एक वस्तु में अपना नियमित परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए, किस प्रकार आम की गुठली आम का पौधा और वृक्ष हो जाती है। आम की गुठली में आम वृक्ष होने की क्षमता रहती है, और जब हम इसमें आम के वृक्ष का फॉर्म गुठली में अंतर्निहित होकर उस गुठली में सक्रिय हो जाता है, तब यह गुठली आम के पौधे और वृक्ष में वास्तविक हो जाती है। इसलिए संभाव्यता से साकारीकरण का संभवन फॉर्म के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। जिसमें संभवन होता है वह मैटर है, और जो संभावित होकर वास्तविक रूप ले लेता है वह व्यष्टिपूर्ण वस्तु है। तब अरस्तू ने मैटर और फॉर्म के स्थान पर संभाव्यता और वास्तविकता के शब्दों को काम में लिया। इसका कारण हम जानने का प्रयास करते हैं। इसका मुख्य कारण है कि परिवर्तन, गति, विकास विश्व में पाया जाता है, और इसकी व्याख्या अरस्तू के पूर्व यूनानी दार्शनिकों ने या तो सत अर्थात भाव या बीइंग के आधार पर, या असत यानी अभाव या नॉन बीइंग के आधार पर की है। अतः हम ये देखते हैं कि सत से केवल सत उत्पन्न हो सकता है, पर नित्य सत्य से रूपांतरित सत्य की व्याख्या नहीं हो सकती। सत्य से संभवन की व्याख्या नहीं हो पाई है। पार्मेनाइड्स के दर्शन में हम देखते हैं कि असत जो है उससे किसी भी प्रकार की वास्तविक घटना की व्याख्या नहीं हो सकती है। इसकी तुलना में संभाव्यता से वास्तविकता या वस्तु विशेषों के साकार होने के विषय में सोचा जा सकता है। इसलिए गुणों से विहीन मैटर शून्यवत होकर असत समझा जा सकता है, और असत से वास्तविक जगत की व्याख्या नहीं हो सकती, पर संभाव्य तो किसी भी रूप में वास्तविक हो सकता है। यही कारण है कि अरस्तू ने मैटर के स्थान पर संभाव्यता की अवधारणा को प्रयुक्त किया है।
मैटर संभाव्यता है जिसमें अनेक वस्तुओं में वास्तविक होने की क्षमता रहती है, और फॉर्म वास्तविकरण का सिद्धांत होता है। फॉर्म संभावना को किसी न किसी वस्तु के रूप में साकार करता है। साकार संभाव्यता ही वास्तविक वस्तु विशेष कहलाता है। वास्तविकरण का सिद्धांत विश्व में परिवर्तित गति और विकास का आधार होता है। परिवर्तन की व्याख्या या तो यांत्रिक कारण के द्वारा हो सकती है या भविष्योन्मुखी प्रयोजन कारण के द्वारा हो सकती है। यांत्रिक कारण हमेशा भूतलक्षी होता है और ये पीछे से कारण की ओर आगे ढकेल कर कार्य उत्पन्न करता है। जैसे एक घड़ी में हम अगर चाबी भर दें तो घड़ी बाद में चलती रहती है। इसलिए यांत्रिकता में कारण को पूर्ववर्ती और कार्य को अनुवर्ती घटना कहा जाता है। प्रयोजन कारण में लक्ष्य भविष्य में रहता है, पर इसका कार्य अथवा प्रभाव वर्तमान घटनाओं में संचालन पर पड़ता है। जैसे बरसात होने के पूर्व मैना अपना घोंसला तैयार कर लेती है, भविष्य में बच्चों के निकलने से पहले अंडा देकर उन्हें ले लेती है, फिर बरसाती कीड़ों को खिलाकर बच्चे बड़े होते हैं। बच्चे होने और उनके भोजन के भविष्य में हो जाने की संभावना से ही वर्तमान में चिड़िया घोंसला बनाती है, अंडा देकर उसे सेती है। इस प्रकार के भविष्योन्मुखी जो कारण होते हैं उन्हें प्रयोजन कारण कहा जाता है, अर्थात परिवर्तन का लक्ष्य भविष्य में रहता है। अरस्तु प्राणी वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने प्रयोजन कारण को ही मुख्य माना। अब संभाव्यता को वास्तविकता में परिणत करने का कारण फॉर्म रहता है, और फॉर्म चिड़ियों के घोंसले बनाने या अंडे को बच्चे में परिणत करने में उनमें निहित फॉर्म को माना जाता है। अब अंडे में बच्चा होने का फॉर्म या लक्ष्य अंडे में अंतर्निहित रहता है, और यही फॉर्म अंडे के अंदर सभी परिवर्तनों का कारण होता है। अतः यह विश्व संभावनाओं से वास्तविक हुआ है, पर यह कारण यांत्रिक नहीं पर तर्कनिष्ठ है। इसलिए सभी परिवर्तन विकास भविष्यलक्षी होता है और उनका फॉर्म प्रयोजन कारण होता है। अरस्तु के अनुसार संपूर्ण विश्व का विकास शक्यता से वास्तविकता की ओर होता है, और इस विश्व का नाटक उसके भूत और प्रारंभिक अध्याय अथवा कारण से नहीं, वरन अंतिम अध्याय में छिपे लक्ष्य के द्वारा स्पष्ट होता है। लक्ष्य विचार में रहता है, जैसे बढ़ई के दिमाग में कुर्सी का विचार होता है, और यही कुर्सी विचार अर्थात जो लक्ष्य होता है वह बढ़ई की और काठ में किए गए सभी परिवर्तनों को संचालित करता है। अतः प्लेटो और अरस्तु के अनुसार इस विश्व का विकास सबसे ऊंची चोटी के विचार से संचालित होता है। यह है प्रत्ययवाद की मुख्य देन। यही कारण है कि प्लेटो और अरस्तु दोनों को प्रत्ययवादी कहा जाता है। इस चरम चोटी के फॉर्म को अरस्तु ने ईश्वर कहा है। इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु किस प्रकार से मैटर और फॉर्म को संभाव्यता और वास्तविकता के आधार पर समझाने की चेष्टा करते हैं।